नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम कल मौर्य कला के बारे में बतला रहे थे, तो मौर्य कला में हम कल उसका परिचय दे चुके थे कि मौर्य कला को हम लोग दो भागों में बांटे। एक को हम लोग दरबारी कला कहते हैं, कोर्ट आर्ट कहते हैं। दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को बताए थे लोक कला कहते हैं, फोक आर्ट कहते हैं। दरबारी कला में हम बता चुके थे कि महल हो गया, स्तंभ हो गया, स्तूप है, गुफा है, इस सब को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, दरबारी कला के अंतर्गत रखते हैं। जिसके क्रम में हम चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में बतला चुके थे, उसकी क्या विशेषता है इसके बारे में बतला चुके थे। आज हम किसके बारे में देखेंगे, अशोक स्तंभ के बारे में देखेंगे, जिससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। आज भी अगर 69वें बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, जीएस पेपर 1 का, तो उसमें मौर्य कला से संबंधित प्रश्न था, तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है एकदम यही याद करवा देंगे, बस ध्यान से देखते चलेंगे। आज का जो टॉपिक है ये है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, देखिए पिलर या स्तंभ है क्या, पहले कितने प्रकार का होता है। तो स्तंभ जो है दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कि भवन में उपयोग किया जाने वाला स्तंभ, भवन में उपयोग किया जाने वाला स्तंभ और दूसरा जो होता है ये हमारा होता है स्वतंत्र स्तंभ, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट पिलर। दूसरा हमारा होता है स्वतंत्र स्तंभ। अब ये है क्या, भवन में उपयोग किए जाने वाला स्तंभ कौन है या स्वतंत्र स्तंभ किसको कहते हैं। तो हम बतलाए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल के दौरान भी स्तंभ का उपयोग हुआ, और वो स्तंभ जो है वह किससे निर्मित था, लकड़ी से निर्मित था। वही अशोक जो स्तंभ बनाए वह स्तंभ किससे निर्मित था, पत्थर का या प्रस्तर का क्या था, निर्मित था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो स्तंभ का निर्माण करवाए उस स्तंभ का उपयोग भवन में किया गया। जैसे कल हम बतला रहे थे जो सभा भवन था उसमें लकड़ी के स्तंभों का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। बहुत सारा लकड़ी का स्तंभ इस प्रकार से निर्मित करके बना के इसके ऊपर छत क्या किया गया था, डाल दिया गया था। तो इस प्रकार के पिलर का स्तंभ का उपयोग किस में किया गया, भवन में किया गया। आजकल जो हम लोग पिलर उपयोग करते हैं, बनाते हैं, वह मुख्यतः भवन निर्माण के लिए करते हैं। लेकिन अशोक जो है वो स्तंभ का जो निर्माण करवाएं वह स्तंभ किसी भवन में नहीं लगा, उस स्तंभ को वह केवल सार्वजनिक स्थल पर क्या किए, निर्मित करवा दिए। यानी कि यह अशोक का स्तंभ था, इसको एक पब्लिक प्लेस पर क्या किए, रख दिए, और इसके ऊपर अब धर्म का प्रचार प्रसार का संदेश लिखा हुआ था, या अशोक अपना जो संदेश है उसको लिखे थे। अशोक को जनता को जो संदेश देना रहता था वह किसके माध्यम से देते थे, स्तंभ के माध्यम से देते थे, या धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो संदेश देना होता था वह इस स्तंभ के माध्यम से देते थे। यानी कि ये स्तंभ किसी भवन का पार्ट नहीं था, बल्कि अशोक का संदेश देने का एक क्या था, माध्यम था, जिसको वो सार्वजनिक स्थल पर लगा देते थे। तो यह कैसा स्तंभ हो गया, तो यह हमारा स्वतंत्र स्तंभ कहलाता है, इंडिपेंडेंट पिलर कहलाता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि अशोक का जो स्तंभ था वह कैसा था, इंडिपेंडेंट पिलर था, स्वतंत्र स्तंभ था, यह किसी भवन का हिस्सा नहीं था। अब देखते हैं अशोक का स्तंभ में किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, मेटेरियल्स किस कौन सा लगाया गया। तो देखिएगा अशोक का जो स्तंभ निर्मित है वह मुख्यतः किससे निर्मित है, सैंड स्टोन से, जिसको हम लोग कहते हैं बालू का पत्थर। अगर आप लाल किला में चले जाइएगा तो लाल किला का जो दीवार है वह किससे निर्मित है, लाल बालू का पत्थर से क्या है, निर्मित है। उसी प्रकार से जो अशोक स्तंभ है वह भी आपको बालू का पत्थर से क्या है, निर्मित है। बालू का पत्थर बहुत मुलायम पत्थर होता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि बालू का पत्थर को हम लोग अवसादी चट्टान में रखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में रखते हैं, और
यह इग्नियस रॉक की तुलना में, आग्नेय चट्टान की तुलना में क्या होता है, मुलायम होता है। तो अशोक स्तंभ में किसका उपयोग किया गया है, सैंडस्टोन का, बालू का पत्थर का उपयोग किया गया। अब देखिएगा अलग अलग जगह के सैंडस्टोन का क्वालिटी अलग अलग है। जैसे माना जाता है कि ताजमहल में जो संगमरमर लगा, व्हाइट मार्बल लगा, वो इराक ईरान से तो आया ही, साथ ही मकराना माइंस जो राजस्थान में है वहां के श्वेत संगमरमर का भी उपयोग किया गया। और माना जाता है मकराना मार्बल जो होता है वह सुपीरियर क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला होता है। तो श्वेत संगमरमर जो आपको लगा है ताजमहल में, वो बहुत सारा आपको मकराना माइंस से भी आया। इसी प्रकार से अशोक जो बालू का पत्थर का उपयोग किए, सैंड स्टोन का उपयोग किए, वो कहाँ से लाए, तो याद कीजिए चुनार जगह आपको पता होगा, ये कहाँ पर है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी मिर्जापुर, जिससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन गुजरा है, वहां से मंगवाया जाता था। माना जाता था कि चुनार से जो सैंडस्टोन आया है, जो बालू का पत्थर आया है, वह बेहतरीन क्वालिटी का होता था, सुपीरियर क्वालिटी का होता था। इसका विशेषता माना जाता था कि यह बालू का पत्थर सैंडस्टोन जैसे जैसे पुराना होता था, इसमें चमक उतना ही ज्यादा क्या होते जाता था, बढ़ते जाता था। और यही कारण है कि अशोक जो है वह अपने स्तंभ में चुनार के सैंडस्टोन बालू का पत्थर का क्या किए थे, उपयोग किए थे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि अशोक स्तंभ में किस पदार्थ का उपयोग किया गया, तो बालू का पत्थर सैंडस्टोन का उपयोग किया गया। यह बालू का पत्थर लाया कहाँ से गया, तो उत्तर प्रदेश के चुनार से यह क्या किया गया है, लाया गया। अब इसमें देखते हैं टेक्निक, विधि कौन सा उपयोग किया गया। अब किस मेथड का, किस विधि का उपयोग किए, तो देखिए क्या है, कुछ इतिहासकार का यह मानना है कि अशोक का जो स्तंभ है यह इराक ईरान के जो शासक हैं उसके स्तंभ से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। यानी कि अशोक जो है यह स्तंभ का जो तकनीक है वो कहाँ से कॉपी किए हैं, इराक ईरान के शासकों से किए हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। उनका कहना है कि इराक ईरान से जो स्तंभ पाया गया उसका संरचना जो है कहीं से भी अशोक के स्तंभ से नहीं मिलता है। दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का जो मेथड है वो अलग है। कैसे अलग है तो समझिएगा, जो इराक ईरान के शासक हैं वो जो स्तंभ निर्मित किए वो ऊपर से नीचे उसकी मोटाई समान है, ठीक है। ये इराक ईरान का, यानी कि यूनिफॉर्म थिकनेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यूनिफॉर्म थिकनेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक समान मोटाई, ऊपर से नीचे तक समान मोटाई। लेकिन अशोक के स्तंभ को अगर आप गौर कीजिएगा, अगर देखे भी होंगे या इमेज में भी देखे होंगे, तो अशोक का स्तंभ ऊपर में पतला दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे यह नीचे की ओर बढ़ते हैं, आधार की ओर बढ़ते हैं, तो इसका मोटाई, थिकनेस क्या होते जाता है, बढ़ते चला जाता है। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं टैपरिंग मेथड। इस विधि को हम लोग कहते हैं टैपरिंग मेथड के नाम से जानते हैं, टैपरिंग विधि कहा जाता है। यानी कि अशोक स्तंभ जो है वह ऊपर से नीचे इसका मोटाई क्या होते जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो अब एक डिफरेंस तो समझ में आ गया कि जहां ईरान इराक में जो स्तंभ बना है वो यूनिफॉर्म थिकनेस का था, ऊपर से नीचे इसकी मोटाई क्या है, समान है। जबकि अशोक स्तंभ का जो निर्माण है वह टेपरिंग मेथड से किया गया। दूसरा अंतर क्या देखा गया कि जो इराक ईरान के शासकों का जो स्तंभ था इसको जमीन में कैसे गाड़ा जाता था, तो पहले एक चबूतरा बनाया जाता था, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, और इस प्लेटफॉर्म को बना के और इसमें क्या किया जाता था, इस स्तंभ को गाड़ा जाता था। यानी कि इस स्तंभ को गाड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म का, चबूतरा का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था, या इसी को कह सकते हैं कि बेस का,
आधार का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। लेकिन अशोक के स्तंभ में कोई प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं किया गया है, सीधे स्तंभ को लेकर और जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। इस स्तंभ को लिया गया और जमीन के अंदर क्या किया गया, गाड़ दिया गया। तो हम दूसरा अंतर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्तंभ में प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया, अशोक स्तंभ में किसी प्रकार के प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया गया। तीसरा सबसे बड़ा विशेषता अशोक स्तंभ का क्या रहा कि यह एक ही पत्थर से निर्मित था। ऊपर से नीचे जो पूरा स्तंभ है इसको शाफ्ट कहते हैं, आगे पढ़ा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे यह एक ही पत्थर से निर्मित है, यानी कि यह मोनोलिथ, ये क्या होता था, मोनोलिथ होता था, जिसको हम लोग एकास्म कहते हैं कि जब एक ही पत्थर को काट कर बनाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, एकास्म कहते हैं। तो अशोक स्तंभ जो है वह मोनोलिथ है। मोनो मतलब एक, लिथ मतलब पत्थर, यानी कि एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया। लेकिन अगर ईरान का स्तंभ देखा गया तो इसमें क्या है, बहुत सारे पत्थर को आपस में जोड़ा गया, बहुत सारे पत्थरों को आपस में जोड़कर तब पिलर या स्तंभ क्या किया गया, खड़ा किया गया। तो जगह जगह पर यहाँ पर क्या मिलता है, ज्वाइंट्स मिलता है, जोड़ मिलता है। तो ईरान इराक जो है यहाँ के स्तंभ में जगह जगह पर आपको ज्वाइंट्स मिलेगा, लेकिन अशोक स्तंभ में नीचे से ऊपर कहीं भी आपको ज्वाइंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मोनोलिथ है, एकास्म से निर्मित है। अब जाहिर सी बात है कि ईरान का जो स्तंभ था इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ पर किया गया, भवन में किया गया। लेकिन अशोक स्तंभ की बात किए, यह स्तंभ जो था वह कैसा था, स्वतंत्र था। तो जब इसका उपयोग भवन में किया जाएगा तो इसमें अलंकरण किया जाएगा, इस स्तंभ को खूबसूरत बनाया जाएगा। तो आपको ईरान इराक के स्तंभ में अलंकरण देखने को मिलता है, डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन अशोक स्तंभ जो है नीचे से ऊपर चिकना एवं चमकदार था, चिकना एवं चमकदार था, यानी कि स्मूथ एंड पॉलिश्ड था। और चिकना एवं चमकदार तो था ही, लाल बालू का पत्थर से निर्मित था। इसको और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, ओप का उपयोग किया जाता था। जैसे सूज को साइन करवाने के लिए, चमकाने के लिए आप साइनर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से अशोक जो है वह अपने स्तंभ को चमकाने के लिए ओप विधि का क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो ये आपका पीटी के लिए भी सवाल बन गया कि अशोक स्तंभ को अत्यधिक चिकना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो ओप का उपयोग किया जाता था। ठीक है। और दूसरा चिकना इसलिए किया जाता था क्योंकि इस पर अशोक जो है वह कुछ अपना संदेश लिखते, इसके लिए भी चिकना था। तो हम एक और अंतर क्या कह सकते हैं कि जहां अशोक स्तंभ चिकना एवं चमकदार था, जो ईरानी स्तंभ है वह अलंकृत था। कुछ इतिहासकार तो यह भी आरोप लगाते हैं कि यह जो जोड़ था, ज्वाइंट्स था, इसको छुपाने के लिए ऊपर जो है यह अलंकरण कर लेते थे। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा हैंडसम नहीं दिखे तो ऊपर में क्या करेंगे, पूरा क्रीम लगा के चले जाएंगे, यानी कि हम अपनी कमी को छिपाने के लिए क्रीम लगाएं। उसी प्रकार से कुछ इतिहासकार का मानना है कि यह अपने ज्वाइंट्स को छुपाने के लिए ऊपर क्या कर देते थे, अलंकरण कर देते थे। तो हम क्या देखें, अगर अंतर की बात करें तो हम बताएं कि ईरान का जो स्तंभ था यह ऊपर से नीचे तक समान मोटाई का होता था। अशोक स्तंभ जो है वह टेपरिंग विधि को दर्शाता था। दूसरा हम बताएं कि ईरान के स्तंभ में नीचे चबूतरा या आधार देखने को मिला, अशोक स्तंभ में इस प्रकार का कोई चबूतरा या आधार देखने को नहीं मिला। इसको सीधे जमीन में क्या किया गया है, गाड़ दिया गया। ईरान का जो स्तंभ है इसका उपयोग सामान्यतः भवन में किया गया, जबकि अशोक का स्तंभ जो है वो स्वतंत्र था, किसी सार्वजनिक स्थल पे गाड़ दिया गया ताकि अशोक के संदेश जो हैं वो जन जन तक पहुंच सके। ईरान का जो स्तंभ था वह अलंकृत था, इसमें डिजाइन था, लेकिन अशोक का स्तंभ चिकना और चमकदार था। इसको चमकदार बनाने के लिए ओप का उपयोग किया जाता था। तो यह ईरान और अशोक स्तंभ के बीच क्या था, अंतर था। अब देखते हैं कि इसका संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें।
अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप सभी। संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर के इशारा। तो देखिए अशोक स्तंभ का दो पार्ट है, एक को हम लोग शाफ्ट कहते हैं, मूठ कहा जाता है, दूसरे को कैपिटल कहा जाता है, दूसरे को कैपिटल कहते हैं या इसको शीर्ष कहा जाता है। अब ये शाफ्ट और कैपिटल है क्या? तो अगर आप अशोक स्तंभ देखे होंगे तो निचला जो हिस्सा देखते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? शाफ्ट कहा जाता है। इसी को हम लोग शाफ्ट कहते हैं। इसका हम विशेषता बतला चुके हैं, अभी जस्ट बतलाएं। क्या बताएं? कि यह एकास्म होता है, मोनोलिथ। पहला तो बताएं कि यह मोनोलिथ है, यानी कि एक ही पत्थर से इसको काट कर क्या किया गया है? बनाया गया है। दूसरा हम इसका विशेषता बतलाएं कि यह टेपरिंग विधि के द्वारा बनाया गया है। ऊपर से नीचे जाने पर इसका जो मोटाई है वह क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो यह क्या है? टेपरिंग विधि का उपयोग किया गया है। तीसरा बताएं कि यह चिकना एवं चमकदार है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड है, चिकना एवं चमकदार है। और चमकाने के लिए इसमें किसका उपयोग किया गया? ओक का उपयोग किया गया। अगला हम बताएं कि यह जो स्तंभ है बिना आधार का है, बिना आधार का है, यानी कि विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी बेस है। चौथा बताएं और नेक्स्ट क्या बताएं कि यह स्वतंत्र स्तंभ है, स्वतंत्र स्तंभ है, यह किसी भवन का हिस्सा नहीं है, इंडिपेंडेंट पिलर है, इंडिपेंडेंट पिलर है। और इस पर कुछ लेख लिखा हुआ है, इस पर कुछ लेख लिखा हुआ है। तो ये अशोक स्तंभ का जो नीचे वाला शाफ्ट वाला पार्ट है ये रहा। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी देखते हैं। तो अगले डायग्राम में सब कुछ इसी वीडियो से आप समझ जाइएगा। ये आपका शाफ्ट हो गया। इसके ऊपर देखा क्या गया कि उल्टा कमल के आकृति का कुछ संरचना इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, या उल्टा घंटी भी इसको कह सकते हैं। घंटी की तरह भी यह क्या होता है? प्रतीत होता है। ये उल्टा कमल की आकृति का संरचना है, इन्वर्टेड लोटस, उल्टा कमल या घंटी के जैसा यह क्या है? संरचना है। इसके ऊपर एक बेस होता है, आधार होता है, जिसको अबेकस कहा जाता है। इसके ऊपर क्या होता है? आधार मौजूद होता है। यह आधार दो प्रकार का हो सकता है, या तो सर्कुलर हो सकता है, वृत्ताकार, सर्कुलर, या तो यह वृत्ताकार हो सकता है, या रेक्टेंगुलर हो सकता है, आयताकार, नहीं तो यह क्या है? आयताकार है। इस आधार के ऊपर आप देखिएगा पशु का चित्र बना हुआ। पशु तो यहाँ बना नहीं सकते हैं शेर, तो यहाँ पे हम बना देते हैं कि यहाँ पर क्या है? पशु अंकित है, एनिमल है। यही तीनों मिलके, ये उल्टा कमल, आधार और पशु का चित्र मिलके यही हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। अब पशु में भी तीन प्रकार का पशु आपको देखने को मिला है। एक आपको सिंह, लायन कहीं पर मिला है, आप देखे भी होंगे। दूसरा बैल मिला है, बुल मिला है। और तीसरा आपको क्या मिला है? तो हाथी मिला है। तो पूछ देगा अशोक स्तंभ में कितने प्रकार के पशु मिले शीर्ष पर? तो वह तीन प्रकार के हैं। कौन कौन है? सिंह है,
बैल है और तीसरा क्या है, हाथी है। अब दो प्रकार का स्तंभ मिला। कुछ स्तंभ ऐसे हैं जहां पे एक ही सिंह विराजमान है, जैसे वैशाली गढ़ चले जाइए तो वहां पे एक ही सिंह मिलेगा, रामपुरवा चले जाइए वहां पे एक ही सिंह वाला स्तंभ मिलेगा। लेकिन वही सांची और सारनाथ चले जाइए तो वहां पर 4 सिंह वाला स्तंभ मिलेगा। तो भाई सिंह जो है ये दो प्रकार का, एक 4 सिंह वाला, तो 4 सिंह वाला कहां पर मिला, ये सब पूछ देगा क्वेश्चन पीटी में भी। सांची और सारनाथ में 4 सिंह वाला मिला। एक सिंह वाला संरचना कहां मिला, तो एक सिंह वाला रामपुरवा, फिर लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, इसी तरह से वैशाली, यहां सब पर एक सिंह वाला स्तंभ मिला। इसके अलावा ये जो आधार है इस पर अशोक चक्र मिला और कुछ पशु का चित्र मिला। इस आधार पर अशोक चक्र देखने को मिला है और दूसरा कुछ पशु का चित्र भी इस पर देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि अशोक स्तंभ का मुख्यतः 2 पार्ट है। नीचे वाले भाग को हम लोग शाफ्ट कहते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। शाफ्ट के बारे में हम बहुत कुछ विशेषता बतला चुके हैं। कैपिटल का 3 पार्ट, उल्टा कमल होता है, अबेकस आधार होता है और पशु होता है। पशु 3 प्रकार का पशु टॉप पे मिला है, एक आपको सिंह हो गया, दूसरा बैल हो गया, तीसरा हाथी हो गया। स्तंभ भी 2 प्रकार का, एक सिंह वाला स्तंभ और 3 सिंह 4 सिंह वाला स्तंभ। एक सिंह वाला स्तंभ आपको कहाँ मिला, तो रामपुरवा, वैशाली, लौरिया नंदनगढ़। 4 सिंह वाला कहाँ पर मिला, तो सारनाथ और सांची। इसके अलावा बैल वाला भी मिला और हाथी वाला भी मिला। आपका काम है कि यह बतलाना कमेंट करके कि बैल और हाथी वाला स्तंभ कहाँ मिला। तो उम्मीद करते हैं कि अशोक स्तंभ जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। और भी डिटेल हम पढ़ाते हैं, इसके लिए आप अरोमा क्लासेस ऐप जो है वो अपने प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका और इलेबोरेटेड जो डिटेल वर्जन उसको वहां से पा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे तो शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी।